वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज के सेशन आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे क्यों सॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 2023 में जो आप लोग की प्रश्न परीक्षा होगी यूपी बीएड की, वो अप्रैल में होगी, जो कि 20 से 25 अप्रैल के बीच में होगी। इसमें आप लोग को पता है कि प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, और यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कई बार आप लोग के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके रिपीट कर लिए जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं लगातार। हम लोगों ने 2022 और उसके साथ 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 2022 का। ठीक है, 2022 में जो आप लोग का पेपर हुआ था बिल्कुल ओरिजिनल, उस वही आप लोग का पेपर यहाँ पे सॉल्व करा जा रहा है। इसमें हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका सामान्य ज्ञान का रहता है। सामान्य ज्ञान, और इसमें आप लोग का दो पेपर होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है वो आपका सामान्य ज्ञान होता है, सेक्शन बी जो होता है आपका हिंदी होता है। तो इस सेशन में हम लोग हिंदी वाले सामान्य ज्ञान के पेपर को सॉल्व करेंगे। अगले सेशन में हम लोग हिंदी के पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 से, कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया था, यानी चालू किया गया था। भारत में सर्व शिक्षा अभियान जो है आप लोग का कब चालू किया गया था, यह प्रश्न पूछा गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1998 से 1999, 1999, 2000, 2000 से 2001, या फिर 2001 और 2 में। तो अगर हम बात करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान की, जिसे हम लोग शॉर्टकट में बीआरसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर बीआरसी आपका पूछा जाए तो भी आपका यही रहेगा, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान जो है वो आप लोग की 2001 में आपकी शुरू की गई थी। ठीक है, 2001 में भारत सरकार एक बहुत बड़ा कह सकते हैं प्रमुख कार्यक्रम था, जिसकी शुरुआत जो थी वह 2001 और 2 में आप लोग की गई थी। और इस समय जब ये शुरुआत की गई थी, उस समय जो पीएम थे भारत के, वह आपके थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे यहाँ पर। तो इस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, तो ये आपके मतलब उस तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब यह आप लोग का सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है कि कमांड कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। देखिए, सामान्य ज्ञान में आप लोग के कंप्यूटर से भी प्रश्न आते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर का भी आप लोग जरूर कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखिएगा। आप लोग पेस्ट कर, यहाँ पे पोस्ट नहीं होगा बल्कि पेस्ट करना। पेस्ट करना 2 बार आपका दे दिया गया, हटाना या फिर आपका अलग करना। तो अगर हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस वी का जो यूज होता है, वो आपका क्या होता है, पेस्ट करना हो जाता है। ठीक है, क्या होता है आपका पेस्ट करना है। यहाँ पे कॉपी भी आप लोग लिख सकते हैं कि कॉपी करना यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि कंट्रोल प्लस सी वी से आपका पेस्ट करना होता है। अगर कंट्रोल प्लस सी पूछा जाता है तो वह आपका कॉपी होता। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है भाई, तो वो होता है आपका कॉपी। वही अगर हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस एक्स से जो होता है वो आपका हटाना होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 3 पे। देखिए प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वह ए होगा, कि भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, इसका जो हमें जानकारी मिलती है वह कौन से अनुच्छेद में मिलती है, तो आर्टिकल 60 में यह हमें जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, यानी कि अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय के जो कह सकते हैं वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे, और इसका भी जिक्र हमें आर्टिकल 60 में देखने को मिलता है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग का 4 पे। देखिए प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे आप लोगों से बोल रहा है कि मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित है, किसमें प्रतिस्थापित है ये आपको बताना है। ठीक है, मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित है भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, या फिर आपका भाग 4 में। तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वह बी होगा, यानी भाग 3 अनुच्छेद 12 से 15 में आप लोग का मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। ठीक है, 12 से 35 जो आपका अनुच्छेद है उसमें मौलिक अधिकारों का यहां पर जिक्र किया गया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 का। दिया है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम आपको बताना है। ठीक है, भारत के पहले सुपर जो कंप्यूटर है उसका नाम आपको बताना है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर वह है आपका परम 8000।
ठीक है, परम 8000 जो है इसकी एक श्रृंखला बनती है चली आई थी, और उसको बनाने का जो श्रेय है या फिर कह सकते हैं इसके पितामह जो है वह विजय पी भाटकर है। ठीक है, विजय पी भाटकर जी हैं। इनको क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। अगर यह प्रश्न आपको से पूछा गया कि जो सुपर कंप्यूटर है उसका पितामह कौन है, तो वह आपके विजय पी भाटकर जी हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे बोला गया है आप लोगों से कि लिनक्स क्या है। देखिए लिनक्स क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंट्री सिस्टम है, इनपुट सिस्टम है, या फिर आपका आउटपुट सिस्टम है। प्रश्न नंबर 6 में अगर हम देखेंगे तो जो हमारा लिनक्स होता है ना, वह विंडोज आप लोग जानते हैं जो हमारे लैपटॉप में यूज होता है, एंड्रॉइड जो हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हमारा विंडोज जो है वह भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर हम लोग जो एंड्रॉइड यूज करते हैं वह भी आपका, हमारा मोबाइल जो है वो आपका एंड्रॉइड है, तो वह भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसी प्रकार से लिनक्स भी क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से बोल रहा है यहां पर कि भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का क्या नाम है। यह देखिए प्रश्न जो पूछा गया था वह 2020 में आप लोग का पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल दलबीर सुहाग, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जनरल वीके सिंह, जनरल बिपिन रावत। तो 7 का जो सही आंसर होगा वह बी सही होगा, जनरल मुकुंद नरवाने यहाँ पर सही आंसर होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2023 के मद्देनजर, ठीक है, 2023 के मद्देनजर आपसे पूछा गया कि भारत में वर्तमान सेना के जो प्रमुख जनरल हैं वह कौन है, तो वह हो जाएंगे मनोज पांडे। ठीक है, मनोज पांडे जो है वह वर्तमान में सेना के प्रमुख जनरल हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्होंने ही जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को ही प्रतिस्थापित किया था इन्होंने। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 के 2 आंसर आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। पहला जो प्रश्न के अनुसार पूछा गया था, दूसरा कि जो 2023 में आपका जो पेपर होगा उसमें अगर पूछा जाएगा कि वर्तमान सेना प्रमुख जनरल कौन है, तो मनोज पांडे जी यह हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हम लोग का दिया हुआ है 8। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है कि बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने समाप्त किया था। तो देखिए बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था से पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हम रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो था, इसे लॉर्ड क्लाइव कहिए या फिर रॉबर्ट क्लाइव, ये एक ऐसा व्यक्ति था ना जिसने की दोहरी प्रणाली को शुरू किया था। ठीक है, इसने दोहरी प्रणाली को शुरू किया था। ठीक है, और ये शुरू कब किया गया था, तो यह आपका 1765 में यह शुरू किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1765 में यह शुरू किया गया था दोहरी शासन प्रणाली। लेकिन इसे जो खत्म किया था वह वारेन हेस्टिंग ने खत्म किया था। ठीक है, इन्हें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। वारेन हेस्टिंग ने इसे कब खत्म किया, 1772 में इसे खत्म किया था। ठीक है, यानी यह आपका शुरुआत हुआ था 1765 में और खत्म कब हुआ था, 1772 में खत्म हुआ था। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है कि किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रीतम चक्रवर्ती, प्रिया चक्रवर्ती, अमृता नारंग, प्रतिभा प्रियदर्शी। तो प्रश्न नंबर 9 का अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, प्रीतम चक्रवर्ती। इन्हें जो पुरस्कार मिला था वह कलंक के लिए मिला था। कलंक मूवी आप लोग देखे होंगे, तो इस मूवी के लिए ही इनको यह पुरस्कार दिया गया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे बोल रहा है आप लोगों से कि इग्नू के डिजिटल कोर्स का नाम क्या है। ई अर्जुन है, ई ज्ञान है, ई आर्यन है, या फिर ई रमन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई ज्ञान यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग यहां पर दिया हुआ है 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 यहां पर आप लोगों से पूछ रहा है कि कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार आप लोगों से पूछे जाएंगे कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और वहां पे पूछ जाएगा कि यह फलाना व्यक्ति जो है वह किस खेल से संबंधित नहीं है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए स्पेशली जो पूछा जाता है वह फीमेल से संबंधित पूछा जाता है या फिर नॉन क्रिकेट से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये यूपी बीएड की ना कह सकते हैं एक तरह से पसंदीदा यानी फेवरेट टॉपिक है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके बारे में पूछना। तो स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में पूछना, खास करके फीमेल के बारे में या फिर नॉन क्रिकेटर के बारे में, क्योंकि क्रिकेटर के बारे में सभी लोग जानते हैं लेकिन नॉन क्रिकेटर के बारे में बहुत लोग कम जानते हैं, इसीलिए यह इसका फेवरेट टॉपिक होता है और ये हर बार एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो महिला क्रिकेटर हम यहाँ पे महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में से जो सही आंसर होगा वह 11 का डी होगा, दीपिका कुमारी।
दीपिका कुमारी जो है वह एक क्या है भाई, तो रिकर्व भारतीय महिला तीरंदाज है। ठीक है, क्या है आपके, ये है तीरंदाज है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अक्सर करके आप लोगों से पूछ भी सकता है, इस बार हो सकता है 2023 में आप लोगों से पूछे भी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 दिया गया है कि डोगरी जो है भाषा किस राज्य से संबंधित है। डोगरी भाषा किस राज्य से संबंधित है, सिक्किम से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से या फिर आपका उत्तराखंड से। तो 12 का सही आंसर होगा सी, जम्मू कश्मीर से यह संबंधित है डोगरी भाषा। ठीक है, और यह क्या है आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट होता था, लेकिन अब यह स्टेट नहीं है, ध्यान रखिएगा, स्टेट नहीं है बल्कि यह आपका यूनियन टेरिटरी बन चुका है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 13 पे। देखिए प्रश्न नंबर 13 यहाँ पे आप लोगों से क्या कह रहा है, इसे हम लोग देखते हैं। यह है कि अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहां के पर किया जाता है। तो अफ्रीकी भाषा का जो प्रयोग है वह दक्षिण अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका में सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, और इसका जो प्रयोग मतलब कह सकते हैं प्रयोग है वह 2000 वर्षों से चला आ रहा है। ठीक है, 2000 वर्षों से यह इसका प्रयोग चला आ रहा है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 14 पे। प्रश्न नंबर 14 बोल रहा है आप लोगों से यहाँ पर देखिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित आप लोग का किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित किया गया था या फिर हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है आप लोग का वर्ष 1995 यानी पारित हुआ था 1996, वर्ष 2000 पारित 2001 में हुआ था, वर्ष 2005 पारित 2006 में हुआ था, वर्ष 2007 पारित 2008 में हुआ था। तो 14 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी वर्ष 2005 पारित 2006 में किया गया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 15 पे। एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक कौन है। तो एनसीईआरटी के जो वर्तमान निदेशक हैं वह ऋषिकेश सेनापति जी हैं। ठीक है, ऋषिकेश सेनापति जी वर्तमान निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 16 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है कि एडुसेट लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, फरवरी 1998 में, अप्रैल 2001 में, सितंबर 2003 में या फिर सितंबर 2004 में। तो एडुसेट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसे हम लोग जी सैट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग जी सैट 3 के नाम से भी जानते हैं। अगर इसका नाम आप लोगों से पूछा जाएगा एडुसेट का अन्य नाम क्या है तो जी सैट 3 के नाम से भी इसको जाना जाता है, और यह 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, 20 सितंबर 2004 को यह लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। देखिए प्रश्न नंबर 17 बोल रहा है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो मानव शरीर का ऐसा अंग कौन सा है वो आपको बताना है। तो वह अंग आपका अग्नाशय है। अग्नाशय यानी इंसुलिन उत्पादन करने का अग्नाशय, यानी कि जिसको हम लोग पेनक्रियाज के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग पेनक्रियाज के नाम से भी जानते हैं। तो कई ऐसे शब्द होते हैं जिनके अन्य नाम भी होते हैं, उन अन्य नामों से भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। तो ये चीजें आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कई ऐसे प्रश्न भी होते हैं जिनको अन्य नामों से हम लोग जानते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। देखिए प्रश्न नंबर 18 यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुआ है, 18, 22, 24 या फिर 28। तो सही आंसर होगा बी, 22 भाषाओं को यहाँ पर कह सकते हैं कि मान्यता प्राप्त किया गया है। और ये किस अनुसूची में है, तो ये आपकी 8वीं अनुसूची में यह बात बताई गई है, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न नंबर 19 को भी देखते हैं क्या पूछ रहा है, और मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को एक्सप्लेन करके भी बताऊं ताकि आप लोग को 2023 में कोई प्रॉब्लम न फेस करना पड़े। प्रश्न नंबर 19 दिया है प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है। कलम मल्लेश्वरी, एस्टानु, गीता फोगाट या फिर एमएससी मैरीकॉम, यानी मैरीकॉम यहाँ पे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता। तो 19वां का सही आंसर होगा ए, कलम मल्लेश्वरी। इनको सबसे पहले इतिहास में यानी ओलंपिक इतिहास में पहली भारतीय महिला होने का इनको गौरव मिला था, गौरव प्रदान है। और इन्होंने कब जीता था, तो यह 2000 की सिडनी का जो ओलंपिक हुआ था, 2000 का जो सिडनी का ओलंपिक हुआ था, इसमें इन्होंने क्या जीता था, मतलब इन्होंने ओलंपिक का एक पदक जीता था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 20 पे। प्रश्न नंबर 20 यहाँ पे पूछ रहा है आप लोगों से कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देखिए मैंने आप लोगों से बोला ना कि खेल से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि खेल से संबंधित बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो कि
हम लोग को मालूम होती है, लेकिन वो चीजें हम लोग नहीं ज्यादा ध्यान देते हैं, इस वजह से हम लोग उस प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो ऐसे प्रश्नों पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। देवधर ट्रॉफी अक्सर हम लोग जानते हैं कि देवधर के नाम से जानते हैं, तो देवधर ट्रॉफी जो है आपका क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है, क्रिकेट से। और यह जो है वह वनडे टाइप का होता है, यानी कि 50 ओवर का एक कहते हैं टूर्नामेंट होता है, 50 ओवर का। और यह हमारे देश के जो मतलब उच्च मतलब हायर सीनियर टीम जो होती हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, मतलब इंडिया ए, इंडिया बी और इंडिया सी के। तो ये 3 टीमें क्या करती हैं, इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और इन्हीं तीनों टीमों में क्या होता है, कंपटीशन होता है देवधर ट्रॉफी के लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 21 का। देखिए प्रश्न नंबर 21 यहां पे बोल रहा है कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है, ठीक है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है, बी प्लस, ए बी प्लस या फिर ओ पॉजिटिव। तो 21 का सही आंसर होगा डी। यहां पर ओ पॉजिटिव जो होता है, यानी ओ प्लस वाले लोग जो होते हैं वो यूनिवर्सल रेड सेल डोनर होते हैं। और अगर हम बात करते हैं ए बी के बारे में, अगर ए बी के बारे में बात करते हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं वह यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा डोनर होते हैं। अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आप लोगों से कि ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो कि प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा डोनर के रूप में जाना जाता है, तो आपका ए बी है, ठीक है, ए बी है, जिसको हम लोग प्लाज्मा डोनर के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 22 पे। देखिए प्रश्न नंबर 22 का रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की, समय की, तीव्रता की या फिर आपकी चाल की। तो 22 का सही आंसर होगा ए, यानी कि यह आपकी दूरी की इकाई है, क्योंकि इसे हम लोग क्या होता है कि प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी होती है, इसलिए हम लोग इसको दूरी में कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 देखिए दिया हुआ है अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इसके लेखक का नाम आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर होगा सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, ये हमारे देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, और साथ ही ये हमारे देश के सेकेंड प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये दोनों चीजें, वाइस यहाँ पे क्या कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, और सेकेंड हमारे क्या रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा आप लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। प्रश्न नंबर 24 कर रहा है एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है, गुन्नार मिडाल है, जोनाथन ग्रिक्सन है, मार्क थैंड है या फिर आपका जॉन ग्रिशम है। तो 24 का सही आंसर होगा ए, गुन्नार मिडाल, यहां पे आपका सही आंसर होगा। यह क्या है, एक स्वीडिश व्यक्ति हैं, यानी यह आपके स्वीडन के रहने वाले हैं, स्वीडिश, ठीक है, स्वीडिश। और यह किस प्रकार के हैं, तो यह एक अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स हैं, साथ ही एक राजनेता भी हैं, और यह सबसे महत्वपूर्ण कि यह एक नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, नोबेल विजेता भी हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 25 पे। देखिए प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है आप लोगों से कि एक मार्क का अर्थ क्या होता है, एक मार्क का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण चिन्ह, मिट्टी निर्मित पात्रों का चिन्ह, खाद्य एवं बीजों का प्रमाण चिन्ह या फिर खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह। तो 25 का सही आंसर होगा सी, खाद्य एवं बीजों का प्रमाणन चिन्ह यहाँ पर सही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 26। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या बोल रहा है आप लोगों से कि भारत में किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर केरल। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो गुजरात है उसकी जो तटीय रेखा वह सबसे लंबी मानी जाती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगर बताते हैं इसकी लंबाई की, जो इसकी तटीय रेखा इसकी लंबाई है तो वह 1600 किलोमीटर में आपकी फैली हुई है, ठीक है, 1600 किलोमीटर में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 27 का। दिया है प्रश्न नंबर 27 आप लोगों का कि पौंडीचेरी एक क्या है, ब्रिटिश कॉलोनी थी, फ्रांसीसी कॉलोनी थी, डच कॉलोनी थी या फिर पुर्तगाली कॉलोनी थी। तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। यह आपका क्या हो जाएगा, पौंडीचेरी जो था उस पर कई बार अंग्रेजों ने कब्जा किया था, लेकिन आखिर में जाकर के जो फ्रांसीसी थे उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। और आखिरी में इन्होंने जब आजाद किया, उन्होंने कब आजाद किया था, तो 1954 में किया था, ठीक है, 1954 में यह क्या हुआ था, हस्तांतरित हुआ था भारतीय संघ में। लेकिन पौंडीचेरी का जो कानूनी हस्तांतरण है ना, वह आपका 1962 में हुआ था। कब हुआ था, 1962 में आपका
कानूनन रूप से यह भारत का एक राज्य बन गया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 28 पे। देखिए प्रश्न नंबर 28 यहाँ पे बोल रहा है आप लोगों से कि सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? 1901 में, 1905 में, 1907 में या फिर 1916 में? तो 28 का सही आंसर होगा आपका सी आंसर, यानी यह आपका कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1907 में हुआ था, यानी 1907 का अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वह रास बिहारी घोष ने की थी। यानी इस समय जो इसके अध्यक्ष थे वह भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो वह आपके थे रास बिहारी घोष जी थे। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1907 की जो कांग्रेस का सूरत विभाजन का कारण जो था वह पार्टी में दो विचारधाराओं का जन्म लेना था, और ये जो विचारधारा थी वह 1905 में ही जन्म ले चुकी थी। 1905 में जो बनारस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1905 में जब बनारस का अधिवेशन हुआ था तो उसी समय यह विचार जो था, मतलब कह सकते हैं कि दो गुट जो थे, दो गुटों का विचारधारा जो थी वह 1905 में जन्म ले ली थी, लेकिन 1907 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें यह पूरी तरह से निखर के आई थी। और यहीं पर आपका सूरत का जो 1907 का अधिवेशन हुआ था, इसमें चरमपंथी और नरमपंथी जो दो गुटों में आपका कांग्रेस जो है वो आपका विभाजन हो गया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। दिया है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थापित की गई थी? ये देखिए प्रश्न जो है सभी को पता होगा। ठीक है, प्रश्न जो है बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पे कई लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें जो ऑप्शन होगा वह डी सही होगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली की जो राजधानी बनाने की घोषणा है ना, वह जॉर्ज पंचम ने, ठीक है, जॉर्ज पंचम के द्वारा यहाँ पर कर दी गई थी। कब? 11 दिसंबर 1911 को ही कर दी गई थी। ठीक है, 11 दिसंबर 1911 को ही दिल्ली के दरबार में से घोषणा कर दी गई थी, लेकिन दिल्ली को राजधानी के रूप में 13 फरवरी 1931 को ही यह पूरी तरह से मतलब लागू किया गया था। 1931, तो अगर यहाँ पे 1931 रहता तो आप लोग इसे कर सकते थे अगर 2011 ना होता तो, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना 31 ना 11 है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 30 पे। देखिए दिया हुआ है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है? तो ग्रीन जज के नाम से किसे जाता है? ए के अय्यर को, ज्ञान सुधा मिश्रा को, कुलदीप सिंह को, या फिर एस बालाकृष्णन को? तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर होगा सी आंसर, यानी कुलदीप सिंह को यहां पर ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 31 देखिए दिया हुआ है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 26 नवंबर 1948 को? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ और इसी दिन इसको अपना भी लिया गया था, और इसीलिए 26 नवंबर को, प्रत्येक 26 नवंबर को एक दिवस मनाया जाता है, और उस दिवस को हम लोग संविधान दिवस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस दिवस के नाम से? संविधान दिवस के नाम से जानते हैं, या फिर एक और दिवस के नाम से हम इसको जानते हैं, और वह है आपका कानून दिवस के नाम से। ठीक है, कानून दिवस भी आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है, और संविधान दिवस भी आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 32 पे। दिया है माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजदीप सरदेसाई जी, वेंकैया नायडू जी? तो प्रश्न नंबर 32 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी यहां पर सही आंसर होंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 33 पे। देखिए प्रश्न नंबर 33 बोल रहा है आप लोगों से कि भारत में कौन पहली महिला पुलिस निदेशक बनी थी? पहली महिला पुलिस निदेशक जो बनी थी भारत में वह आपकी थी कंचन चौधरी जी। ठीक है, कंचन चौधरी जी प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत हुई थी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। देखिए प्रश्न नंबर 34 जो कर रहा उसे हम लोग ध्यान से देखते हैं और फिर आप लोग को समझाने की कोशिश भी करते हैं। भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 6, 7, 8 या फिर आपका 9? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 9 भागों में यह विभाजित किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। एक चीज यहाँ पे आपको नोटिस करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि भारत में जो 8 पिन कोड क्षेत्र हैं वह सामान्य लोगों के लिए है। ठीक है, किसके लिए? सामान्य लोगों के लिए है। ठीक है, जो सामान्य लोग होते हैं, जैसे आम आदमी होते हैं ना, उनके लिए है। लेकिन एक कोड ऐसा है जो कि फिक्स होता है। ठीक है, क्या होता है? ये आपका फिक्स होता है, किसके लिए है? आर्मी के लिए है।
ठीक है, किसके लिए? आर्मी के लिए। इस प्रकार से कुल हमारे 9 क्या होते हैं? पिन कोड क्षेत्र हैं, जिनमें 8 सामान्य लोगों के लिए और एक जो है वो आपका आर्मी लोगों के लिए होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 35 पे। देखिए प्रश्न नंबर 35 बोल रहा है यह रे क्रॉस नहीं होगा, ये गलत हो गया है, यह आपका रेड क्रॉस होगा। ठीक है, क्या होगा भाई? रेड क्रॉस होगा। ठीक है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? डेनियल डॉल्टन ने, हेनरी ड्यूरेंट ने, या फिर जेम्स केलमैन ने, या फिर जेम्स मिचनर ने। तो 35 का सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, यानी हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1863 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1863 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह कहां पे है? जेनेवा में है। ठीक है, ये सभी को पता होगा, इसका जो मुख्यालय है वह आपका जेनेवा में है। और जेनेवा कहां पे है भाई? तो यह आपका स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, कहां पर? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। प्रश्न नंबर यहां पे दिया हुआ है 36। प्रश्न नंबर 36 बोल रहा है आप लोगों का कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण से, पर्यावरण प्रदूषण से, कार्बन उत्सर्जन से, या इनमें से कोई नहीं। तो 36 का जो सही आंसर होगा ये सही होगा, ओजोन परत संरक्षण से यह आपका संबंधित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 को देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है भाई? दिया हुआ है आप लोग का प्रश्न नंबर 37 की सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन कहता है? तो देखिए सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हम लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सिस्मोलॉजी का मतलब ही होता है भूकंप मापी। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग दिया हुआ है 38। देखिए प्रश्न नंबर 38 क्या बोल रहा है आप लोगों से कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, पूनम महाजन, या फिर सुषमा स्वराज। तो 38 का सही आंसर होगा बी, मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी और इन्होंने 3 जून 2009 को यह जो मतलब कह सकते हैं कि स्थान है वह ग्रहण किया था। ठीक है, 2009 में। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग का 39। प्रश्न नंबर 39 कर रहा है टोबा टेक सिंह के लेखक कौन है? टोबा टेक सिंह के लेखक कौन है? गुलाम बख्श है, समादत हसन मिंटो है, अर्नाल्ड जैकब है, या फिर मुस्तफा खान है। तो 39 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? बी, समादत हसन मिंटो यहां पर सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 40 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 यहां पे बोल रहा है आप लोगों से कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो नियुक्त गुमास्ता है वह क्या था? सैनिक अधिकारी था, सेनापति था, प्रतिनिधि था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 40 का जो सही आंसर होगा वह सी होगा, यानी प्रतिनिधि, यानी कि जो माल खरीदने या फिर बेचने पर लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करता था। ठीक है, क्या करता था? बही खाता तैयार करता था, उसी को गुमास्ता के नाम से जानते थे। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 41। दिया हुआ है नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ की तिथि क्या थी? 20 मई 2014, 22 मई 2014, 26 मई 2014, या फिर 26 मई 2015। तो 41 का जो सही आंसर होगा वह सी होगा। यह जब प्रश्न पूछा गया था तो बहुत सारे जो एंटी नरेंद्र मोदी के थे, यानी नरेंद्र मोदी के जो विरोधी थे, उन्होंने इन प्रश्नों को देख करके कहा था कि यह इसलिए पूछा गया प्रश्न है ताकि नरेंद्र मोदी की जो डेट है, सारी डेट वह स्टूडेंट याद कर सके। यह पूछा गया था कुछ विरोधियों के द्वारा, लेकिन यह प्रश्न एक नॉर्मल प्रश्न था जो कि करंट अफेयर से आप लोग का संबंधित था। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी की पहली बार जो प्रधानमंत्री बनने की शपथ थी वह 26 मई 2014 को उन्होंने लिया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आप लोग का 42। प्रश्न नंबर 42 कर रहा है वर्ष 1998 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में हुआ था? किसानों के, मजदूरों के, जमींदारों के, या फिर पूंजीपतियों के। तो 42 का सही आंसर होगा ए, किसानों के समर्थन में यह आपका था। देखिए यहाँ पे 1998 नहीं होगा बल्कि 1918 होगा। ठीक है, 1918 में क्या हुआ था कि एक आंदोलन, एक सत्याग्रह चलाया गया था जिसे खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो खेड़ा सत्याग्रह है, ठीक है, यह भारत में पहला असहयोग आंदोलन भी था। इसे भारत का पहला असहयोग आंदोलन के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। प्रश्न नंबर 43 का रहा है बजट 2019-20 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य कौन सा वर्ष रखा गया है? 2022, 2024, 2025, या फिर 2030। तो 43 का जो सही आंसर है वो आपका सी है, 2025। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि 2023 के अनुसार इसका जो लक्ष्य रखा गया है वह बढ़ा करके 2030 कर दिया गया। अगर यही प्रश्न आप लोग का पूछ लिया जाए
2022-23 का, ठीक है, 2022-23 यहाँ पे अगर प्रश्न पूछा जाए तो वहां पे आपका 2030 आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यह जो प्रश्न पूछा गया उसके अनुसार सी ऑप्शन होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 44 पे। दिया है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, यकृत, अमाशय या इनमें से कोई नहीं। तो 44 का जो सही आंसर होगा वह बी सही होगा, यानी यकृत जो है वह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 45 पे। देखिए दिया हुआ है फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम, सुषमा स्वराज स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम या फिर मुकुंद राव पाटिल स्टेडियम। तो 45 का सही आंसर होगा ए, अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 46 पे। दिया है आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है? पोंगल संक्रांति से, दोंगक से या फिर कड़ंक के या फिर गोमक से। देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया था, यहां ध्यान रखिएगा कि यह प्रश्न में ऑप्शन गलत दिया गया था, लेकिन फिर भी यूपी बीएड में जो आपका आंसर सीट आया था उसके अनुसार आपका ये सही माना गया था। अब यहाँ पे गलत ऑप्शन क्यों यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूं, ये आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। देखिए तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जानते हैं, मकर संक्रांति जो है ना, ये आपका तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है? पोंगल के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांति के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए में दोनों दे दिया है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही करेंगे, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 43 में। देखिए प्रश्न नंबर 43 क्या बोल रहा है, इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दिया हुआ है आप लोग का कि ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता है? रोजर फेडरर ने, नोवाक जोकोविच ने या फिर राफेल नडाल ने या फिर छिमनिक छियम ने। तो 47 का जो सही आंसर होगा वह बी सही होगा, नोवाक जोकोविच ने यह आपका खिताब जो है वह जीता है, ठीक है। इन्होंने नोवाक जोकोविच ने लगभग 8 बार यह खिताब जीता है, ठीक है, 8 बार यह खिताब इन्होंने जीत चुके हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 48 पे। दिया हुआ है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्केल मतलब पहला परमाणु रिएक्टर कहां पे है? लक्ष्मी में है, इंदिरा है, अप्सरा या फिर गंगोत्री है। यानी इसे मतलब भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है उसे किस नाम से जानते हैं? किस नाम से भाई? लक्ष्मी से, इंदिरा से, अप्सरा से या फिर गंगोत्री से? जिसे हम लोग अप्सरा के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 49 देखिए दिया हुआ है आप लोग का कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वो आप लोग का क्या होगा भाई? वह है आपका नाभिकीय संलयन, ठीक है। क्या है? नाभिकीय संलयन। और इसे अल्बर्ट आइंस्टीन के जो समीकरण है वह आपका E = mc², इसके माध्यम से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, सौर ऊर्जा का स्रोत। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए दिया हुआ है आप लोग का प्रश्न नंबर 50 कि भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर आपका उत्तर प्रदेश। तो 50 का जो सही आंसर होगा वह सी होगा। तमिलनाडु में इसे क्या कर दिया गया है कि सभी घरों की जो छतें हैं उस पर पानी को संग्रहण करने की संग्रह अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को हल किया है जो कि आपके 2020 में पूछे गए जीके के प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलिए आज अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर आप लोगों से मिला जाएगा एक नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।